हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूनिट 1। जो हमारा यूनिट 1 है वो है इंट्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं अभी दोस्तों मशीन डिजाइन के बारे में। जैसा कि दोस्तों बीटेक का एग्जाम भी आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में जितना हो सके बेटर हमारा दोस्तों हो जाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्या है, मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन का जो हमारा पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों बेसिक बात करेंगे कि मशीन डिजाइन के लिए हमारे मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फैटिक क्या होता है, फेलियर क्या होते हैं, इनके बारे में हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात जान लेते हैं मशीन डिजाइन में क्या होता है। हमें कोई मटेरियल का डिजाइन करना है तो क्या होना चाहिए, वो साइंटिफिकली उसका साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, यानी एक्चुअल में वो अच्छे से वर्क करे। जो उसकी प्रिंसिपल होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, वो हमें क्या होना, सारा कुछ पता होना चाहिए। और जो उसकी कॉस्ट है और इकोनॉमी भी हमें क्या करना, ध्यान पे रखना पड़ता है कि जो मटेरियल हम डिजाइन कर रहे हैं वो हमारा बेस्ट मटेरियल हो। तो हमारा पहला दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है ऑफ मशीन एलिमेंट के लिए। कोई भी मशीन एलिमेंट हम बना रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए उस एलिमेंट की। तो जैसा कि मैंने पहला कंसिडर किया है स्ट्रेंथ। पहले आप खुद से सोच के देखिए। सपोज दैट मैंने मान लिया एक हमें ये पेन बनाना है, कि मैंने पेन कंसिडर कर लिया, या फिर मैंने मान लिया स्पून बनाना है, ये स्पून बनाना है हमें। अब ये स्पून बनाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि हमने बस मोड़ा टूट गया, इसकी रिजिडिटी क्या है कि ये डिफ्लेक्ट ना हो, और क्या इसका वियर रेजिस्टेंस, कोरोजन ना हो, सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। ये सब क्या करते हैं, और एक आता है हमारा कुछ स्टैंडर्ड हमारे साइज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम बेसिक रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं। तो बातें हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मेरा फर्स्ट क्या था कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक मशीन एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए। तो पहला हमारा होता है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्या है कि हमारा जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू अवॉइड फेलियर आइदर ड्यू टू द फ्रैक्चर एंड ड्यू टू द जनरल यील्डिंग। कहने का मतलब कोई भी हमारा मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए कि हमने फोर्स लगाया वो तुरंत फेल हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सुफिशियंट स्ट्रेंथ को क्या करे, वियर कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ बढ़िया है या कि नहीं बढ़िया। तो वही करते हैं कि टू अवॉइड फेलियर, हम उस फेलियर को अवॉइड करते हैं आइदर ड्यू टू द फ्रैक्चर, वह फ्रैक्चर के कारण हो, या फिर जनरल यील्डिंग, या फिर यील्डिंग पॉइंट तक उसके मटेरियल की स्ट्रेंथ बेटर होनी चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी का मतलब क्या है, कठोरनेस से है। कहने का मतलब हमारा कोई भी मटेरियल है उसमें मशीनिंग कर रहे हैं या फिर हम उसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं तो क्या वो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, बेंट नहीं होना चाहिए। सपोज दैट हमने क्या एक हमने लिया मटेरियल लिया, उसको हमें लेथ मशीन में वर्क कराना है। अगर वो रिजिडिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, अच्छा रिजिडिटी होनी चाहिए मटेरियल की। अब आता है वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस का मतलब इसमें कई सारे रेजिस्टेंस हमारे आते हैं, जैसे कोरोजिव हो गया या पिटिंग हो गया, एब्रेसिव वियर हो गया। तो वो सब क्या होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब जंग ना लगे, मटेरियल हमारा ऐसा बना होना चाहिए। जैसे कि हमारे गियर होते हैं, कैम है, ये सब सारे हमारे क्या है, वियर रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं। फिर आता है मिनिमम डायमेंशन एंड वेट। हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि जो हम मटेरियल बना रहे हैं उसका डायमेंशन मिनिमम से मिनिमम हो, यानी हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो वेस्ट ना हो। फिर उसके बाद वेट को भी हम ध्यान रखते हैं कि मटेरियल हम बना रहे हैं वो ज्यादा वेट ना हो, उसका वेट अकॉर्डिंग टू डायमेंशन सही होना चाहिए। फिर आता है मैन्युफैक्चरेबिलिटी। मैन्युफैक्चरेबिलिटी क्या है कि जो हम बना रहे हैं उसका शेप और मटेरियल क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इजिली हो जाए। मिनिमम लेबर कॉस्ट, अब जो मटेरियल बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जितना मिनिमम लेबर कॉस्ट होगा उतनी हमारा मटेरियल क्या होगा, अच्छा बनेगा। कहने का मतलब हमें फायदा होगा। तो ये चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट और आता है सेफ्टी। सेफ्टी के रिलेटेड क्या है कि जो हमारा शेप है, जो हमारा डायमेंशन बन रहा है, मशीन पार्ट हमारा बन रहा है, वो सेफ्टी होना चाहिए। ऑपरेटर हमारा जो वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल हमारा बनेगा वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड। अब आता है स्टैंडर्ड के बारे में कि कन्फॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि हम नेशनल या फिर इंटरनेशनल डिसाइड करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी का पार्ट है या फिर कोई भी पार्ट है हम बाहर से भी ऑर्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं अपनी डायमेंशन दे देते हैं और इसलिए हमें प्रोफाइल है या फिर डायमेंशन है, ग्रिड है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है स्टैंडर्ड मिल जाता है।
अब मैं थोड़ा सा यहाँ से ब्रीफली डिस्कस करूंगा स्टैंडर्ड के बारे में। कुछ हमारे स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमारे बुक में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या स्टैंडर्ड हमारा डिजाइन का प्रोसीजर होता है, और कुछ डिफरेंट हमारे स्टैंडर्ड भी होते हैं। जैसे कि अगर बात करूं कि हमारा मटेरियल, केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड हीट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एक हमारा स्टैंडर्ड बनता है IS 210। ये 7 ग्रेड इसके होते हैं, FG 150, FG 200, FG आपकी बुक में दिया हुआ है इस तरीके से, FG 150, FG 200। ये क्या है, पूरे ग्रेड होते हैं जो हमारा एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि हमारा मटेरियल क्या है, वो 7 ग्रेड में हमने क्या किया है, ग्रे कास्ट आयरन को डिवाइड कर दिया हुआ है। तो ये कुछ दोस्तों स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं शेप और डायमेंशन की, तो हम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं, वहां हम क्या करते हैं, IS 2494 का यूज करते हैं। कहने का मतलब अब हमें क्या है, कोई डायमेंशन हमें मंगाना है, या फिर हमें कहने का की है, या फिर हमारी स्प्लाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमें मटेरियल को मंगाना है, तो हमारे कुछ ग्रेड क्या है डिफाइन किए गए हैं। उन ग्रेड को हमें क्या करना है, याद करना है, जो एग्जाम में हमें क्या लिखने के लिए आ सकते हैं। जैसा कि अगर हमें कोई स्टैंडर्ड फिट या है, टॉलरेंस है, सरफेस फिनिश कंपोनेंट है, क्या जैसे कि हमारा फिट है, यह हमारा टॉलरेंस कंपोनेंट के लिए है, उसके लिए क्या करते हैं हम IS 2709 गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ फिट। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड दोस्तों हमारे दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मटेरियल क्या है, किसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, किसके अकॉर्डिंग हमें क्या मटेरियल को मंगाना है। ठीक है, जैसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्राइंग है, हम क्या करते हैं, ड्राइंग को पढ़ते हैं, वो नेशनली हमारी इंटरनेशनल होता है। जो ड्राइंग पढ़ते हैं वो हर जगह ड्राइंग यूज होती है। तो ड्राइंग का भी एक स्पेसिफिक पब्लिकेशन किया गया हमारा, वो है SP 46, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो हमारी इंजीनियरिंग बुक चलती है वो SP 46 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी का कंफर्म है कि जो हमारा जो मटेरियल बन रहा है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम ऑपरेटिंग कंसीडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मटेरियल है रिलायबल होना चाहिए, और पीरियड ऑफ टाइम जो उसका है वो भी अच्छा होना चाहिए। फिर आता है मशीनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। कहने का मतलब जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी सर्विस है और रिपेयर है, वो भी क्या हो जाए, इजिली हो जाए। तो ये दोस्तों हो गए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मशीन एलिमेंट के बारे में। इतना तो समझ गए। अब हम अगर बात करें कि जो हमने बात किया अभी उसके अकॉर्डिंग कि हमारा जो बेसिक प्रोसीजर क्या है ऑफ मशीन डिजाइन एलिमेंट। कोई भी हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं उस एलिमेंट को, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं। प्रोसीजर क्या हो सकता है, सपोज दैट हमें इस स्पून को, दोस्तों ये मेरे पास अभी रखा हुआ है पास में, तो इसी के एग्जांपल में देता हूं। हम क्या कर देखेंगे, इसका कोई भी हम मटेरियल बनाएंगे तो क्या देखेंगे, एलिमेंट कैसा है, इसका सूटेबल मटेरियल कैसा है, फेल होगा कि नहीं होगा, कब तक फेल होगा, जियोमेट्रिक का डायमेंशन क्या है। फिर क्या करते हैं, इसकी मॉडिफिकेशन को देखते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक प्रोसेस हमारा होता है। जैसा कि हमारी बुक में प्रोसेस दिया हुआ है कि तुम्हारा पहला क्या है, फंक्शन ऑफ एलिमेंट, कि जो हम एलिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, मशीन का डिजाइन कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर हमारा कैसा होना चाहिए। फिर आता है कि डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग एन एलिमेंट, जो हमारा एलिमेंट है उसमें फोर्स किस तरीके से एक्ट हो रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा मटेरियल कैसा है। जो हमारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो हमने मटेरियल को सिलेक्ट किया है वह कैसा है, हमारा उस फोर्स को वियर कर सकता है कि नहीं, जो हम फंक्शन चाहते हैं उस एलिमेंट से वह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब हम पूरी चीज एनालिसिस कर लेते हैं, तो हम देखते हैं उसके फेलियर के बारे में। हमने कोई मटेरियल बना लिया है, हमने ये मटेरियल बना लिया है, तो हम देखेंगे ना कि हमारा मटेरियल कहां तक चल सकता है, कहां तक फेल हो सकता है। तभी तो हम क्या कर, आपने देखा होगा कि कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, लिमिट दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं एक वारंटी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या एक चीज होता है, उसमें जो वारंटी रहती है ना, उसके एक तरीके से लिमिट होती है। कहने का मतलब उसके हम हमेशा, जैसे हमने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया, हमने कहा कि 2 साल लिमिट तक हमारा मटेरियल चल सकता है, बट हम क्या देखते हैं, 1 साल देते हैं। किस लिए, तो हमारा मटेरियल हमें पता होगा कि हमारा फेलियर एलिमेंट हमारा कैसा है। तो होता है कि फेलियर मोड ऑफ एलिमेंट, उसके क्या क्या चांसेस है फेल होने के, उसको हम देखते हैं। फिर आता है जियोमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ एलिमेंट। जैसा कि मैंने बताया था, जियोमेट्रिकल डायमेंशन एलिमेंटिक में हमारे स्टैंडर्ड एक साइज होता है,
इंटरनेशनल हो सकता है, वन नेशनल हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मशीन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर आता है मॉडिफाइड डायमेंशन ऑफ असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड चेक डिजाइन एट ए क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन। जो हमारा मटेरियल बन रहा है वो कैसा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिजाइन, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, वो सारी चीजें हम देखते हैं। फिर लास्ट में हमारा क्या होता है कि प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग एलिमेंट। फिर जो हमारा एलिमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ये दोस्तों हमारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं किसी भी मशीन डिजाइन एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज तो हमें पता चल गई। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हम मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं उसके क्या क्या फैक्टर हैं। फैक्टर उसमें इफेक्ट करेंगे। कोई भी हमने मशीन डिजाइन किया, मशीन एलिमेंट डिजाइन किया, तो उसमें इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस हो गए। जैसा कि हमारा कॉस्ट, हमें क्या है, कोई भी हम मटेरियल बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो, लो हो, पॉसिबल लो कॉस्ट हो, और क्या हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, बेटर हो। यही हमें ध्यान रखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा मेन पॉइंट आता है कॉस्ट का। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है हाई आउटपुट एंड इफिशिएंसी। जो हमने मशीन डिजाइन किया हुआ है उस समय क्या हमें आउटपुट क्या है, हमें आउटपुट चाहिए। हमें जितना मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा उतना हमारा मशीन क्या होगा, इफिशियंट होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मशीन एलिमेंट है वो आउटपुट कितनी अच्छी है, उसकी इफिशियंसी हमारी कैसी है। फिर आता है स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं, जो भाई हमारा मटेरियल है, जो उसमें फोर्स अप्लाइड होंगे मशीनिंग के दौरान, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब उस फोर्स को क्या करे, वियर कर सके, सस्टेन ऑल फोर्सेस। उस हर जितने भी हमारे फोर्स एप्लीकेबल हो रहे हैं वो हमारा शेयर हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, कई सारे फोर्स हैं, फैटिग हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए, रिजिडिटी होना चाहिए। रिजिडिटी का मतलब क्या है, डिफॉर्म ना हो। जब उसमें हम फोर्स लगाएं वो मटेरियल क्या करें, डिफॉर्म ना करें। सपोज ये मटेरियल है, हमने ज्यादा फोर्स लगाया, ये क्या डिफॉर्म हो गया, तो ऐसा मटेरियल हमारा नहीं होना चाहिए। ऑपरेशनल सेफ्टी, और हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हमारा वर्कर ऑपरेशन कर रहा है, फिर मटेरियल में जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हैजार्डस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं मशीन डिजाइन के। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा, अभी तो हमने जो जो बात की वो थ्योरी से बात था। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कि फैटिग फेलियर क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि अगर हम फटिग की बात करें कि हमारा फटिग क्या होता है, फिर हम बात करते हैं इसके फेलियर के बारे में। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि फैटिग हमारा एक तरीके क्या है, थकान, जिसे हम कह सकते हैं थकान। थकान कब होगी, तब हमारा कोई भी मैन पावर है, सपोज दैट वो क्या है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, उससे थकान होगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, सेम ऐसा भी है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारा स्पेसिमेन है, कोई हमारा स्पेसिमेन है, साफ्ट है, स्प्रिंग है, कनेक्टिंग रॉड है, कैसा भी एलिमेंट है, वो क्या है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है। उसमें क्या है, कंटिन्यू फोर्स लग रहे हैं, शेयर फोर्स लग रहे हैं, उसमें स्ट्रेस कंटिन्यू क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब एक ऐसा टाइम आता है जब इस कंटिन्यूअस फोर्स लगता है, रिपीटेड स्ट्रेस इसमें लगते हैं, एक कंटिन्यू पॉइंट आता है, एक ऐसा टाइम आता है जो मटेरियल क्या होता है, हमारा फेल हो जाता है। तो जो टाइम होता है उस फेलियर का, वही हमारा कहलाता है फैटिग फेलियर। कहने का मतलब व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, कोई भी हमारा मटेरियल है उसमें क्या रिपीटेड स्ट्रेस लगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा है, तो इट फेल एट स्ट्रेस बिलो द यील्ड स्ट्रेस। यानी कहने का मतलब उस जो हमारा यील्ड स्ट्रेस है उसके पहले हमारा क्या हो, मटेरियल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। किसके कारण, उस स्ट्रेस जो उसमें कंटिन्यू जनरेट हो रहा है। तो जो हमारा स्ट्रेस कंटिन्यू जनरेट हो, जिसके कारण हमारा मटेरियल फेल हो रहा है, सच टाइप ऑफ फेलियर ऑफ द मटेरियल इज नोन एज ए फैटिग फेलियर। उस फेलियर को कहते हैं फैटिग फेलियर। जैसे कि आपने देखा भी होगा बहुत जगह, जैसा कि हम जनरल में एग्जांपल अगर लूं, कोई भी हमारी रोड है, साइकिल की रोड है, फिर गाड़ी की है, जिससे हमारा साफ्ट हम एग्जांपल दे सकते हैं, स्प्रिंग है, कनेक्टिंग रोड है, गियर है, ये सब क्या है, फैटिग के कारण ही मोस्टली फेल होते हैं। क्या है, कंटिन्यू क्या है हमारा, ये है, ठीक है, सपोज दैट मैंने कोई साफ्ट मान ली, अब ये मूविंग कर रहा है, इसमें कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, एक ऐसा टाइम आता है क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है।
तो उस जो टाइम आता है, वो जो टाइम फेल होता है हमारा, वही हमारा कहलाता है फैटिग फेलियर। ठीक है, तो फेलियर में अकर इवन विदाउट एनी पीरियड इंडिकेशन, और जो हमारा फेल होता है ना, ये पीरियड इंडिकेशन नहीं देता, अचानक चल रहा है क्या है, टूट गया। तो इस तरीके से हमारा जो भी फेलियर होगा वह हमारा कहलाएगा फैटिग फेलियर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फैटिग फेलियर क्या होता है। आपने अगर जनरल देखा होगा, अगर मैं बात करूं रोड की, देखा होगा जो रोड ज्यादा चलती है वो क्या ज्यादा, अगर अकॉर्डिंग टू नहीं बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या वो फेल हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा वो फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, कंटिन्यू स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कंटिन्यू उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या हो जाता है, इस कारण से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें फैटिग फेलियर के, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर हम जो हमारा फैटिग हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसको हम दिखाएं या फिर शो करें, तो एक तरीके का हमारा मैकेनिज्म है वो हमारा 4 टाइप का है। पहला क्या है, न्यूक्लिएशन ऑफ क्रैक, सेकेंड हमारा है क्रैक ग्रोथ, थर्ड हमारा है क्रैक ग्रो टू टीनी साइज, और लास्ट हमारा होता है फ्रैक्चर। अब देखो ये होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने एक स्पेसिमेन लिया हुआ है जिसका मैंने क्या है, एक टॉप व्यू कंसीडर किया है, और ये हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें क्या है, फैटिग की कंडीशन हो रही, कंटिन्यू स्ट्रेस हो रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसमें थोड़ा सा न्यूक्लिएशन ऑफ क्रैक जनरेट होगा, जस्ट पॉइंट क्रैक जनरेट होगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन होता है, जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है बिटवीन टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है विद इन इलास्टिक रेंज, वो हमारा क्या है, न्यूक्लिएशन का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर क्या होता है कि क्रैक हमारी क्या होती है, ग्रो करती है धीरे धीरे। जो हमारा अभी भी क्या है, जब हमारी क्रैक ग्रो होती है, अभी ये क्रैक क्या है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है इसका साइज। मैटर कहने का मतलब, अब इसमें क्या है, जो हमारा फोर्स है, लोड ऑफ साइकिल है, वो कंटिन्यू क्या जनरेट हो रहा है। अब ये क्या, वो थोड़ा सा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे मैंने दिखाया है, ये क्या है, हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारा क्रैक क्या है, ग्रो करने लगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्रैक ग्रो टू टीनी साइज। अब हमारा जो क्रैक है, अभी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल था, तो क्रैक क्या है, बिकम विजिबल होने लगा। आफ्टर सम टाइम हमारा जो क्रैक है, जब उसमें कंटिन्यू लोड हमारा लग रहा है, तो क्या हुआ, जब इसमें कंटिन्यू हमारा लोड लग रहा है, कंटिन्यू, तो हमारा जो क्रैक ग्रो है वो क्या होने लगा, विजिबल होने लगा। देखो अब ये क्या है, ये जो हमारी कंडीशन है, आप इसमें लिख सकते हैं न्यूक्लिएशन ऑफ द क्रैक, क्रैक ग्रोथ, ये क्या है, क्रैक ग्रोइंग टू टीनी साइज। अब क्या है, हमारा क्रैक ग्रो हो गया, विजिबल होने लगा, ये हमारा क्या है, क्रैक दिखने लगी। ये हमने जो शो किया ये हमारा क्रैक का है। ठीक है, ये हमारा क्रैक है। ओके, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर। हमारा जब क्रैक बढ़ जाएगा, उसमें लोड कंटिन्यू लग रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा जो उसका स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब वो रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये मटेरियल क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि हमारा जो फैटिग फेलियर है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, आप समझ गए अभी तक कि हमारा फैटिग क्या होता है, उसका मैकेनिज्म भी क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंडोरेंस लिमिट, कि हमारा इंडोरेंस लिमिट क्या होती है। देखो जैसे कि मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, पहले मैं डिफिनेशन आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर समझाता हूं। क्या कह रहा है कि इट इज ए स्ट्रेस लेवल बिलो विच एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल कैन बी अप्लाइड टू ए मटेरियल विदाउट केजिंग फैटिग फेलियर। कहने का मतलब क्या है, देखो ये हमारा क्या है, जो हमारा इंडोरेंस लिमिट है, मैंने ग्राफ कंसीडर किया है। ग्राफ में मैंने एक तरफ दिखाया हुआ स्ट्रेंथ को, एक तरफ दिखाया नंबर ऑफ द साइकिल को। कहने का मतलब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो स्ट्रेंथ ये हमारी क्या स्ट्रेंथ को शो कर रही है, ये हमारा नंबर ऑफ द साइकिल को शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ द साइकिल क्या है, ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाएगी, वीक होती रहेगी धीरे धीरे। बट क्या है दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि जो हमारी लिमिट है ना, जो हमारी शेयर की लिमिट है, नंबर ऑफ द साइकिल है, वो क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है। जैसे ग्राफ दिखाया है, ये हमारा क्या कांस्टेंट हो गया है ये। ठीक है, यहां तक तो चेंज हो रहा है, बट यहां क्या है, ये कांस्टेंट हो गया है। जो ये जो कांस्टेंट लाइन शो कर रही है ना, स्ट्रेंथ के बीच में और नंबर ऑफ द साइकिल के बीच में, ये आपको दिख रहा है ये पॉइंट, ये तो यही हमारा कहलाता है इंडोरेंस लिमिट।
ओके, ये हमारा क्या इंडोरेंस लिमिट है। कहने का मतलब इट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ दैट द मटेरियल विल हैव आफ्टर इनफाइनाइट साइकिल ऑफ लोड। यानी इसके बाद हमारा जो भी साइकिल है वो स्ट्रेंथ है वो हमारा क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा कांस्टेंट शो कर रहा है। वह पॉइंट हमारा कहलाता है इंडोरेंस लिमिट। इंडोरेंस लिमिट और जो पॉइंट है वो हमारा कहलाता है इंडोरेंस पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडोरेंस लिमिट हमारी क्या होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक आदमी है, वो क्या है, काम कर रहा है, उस पर क्या है, ज्यादा काम पड़ रहा है, एक समय वो थकेगा, बट एक समय ऐसी लिमिट आ जाएगी वो क्या है, बिल्कुल हार जाएगा। उसकी लिमिट फिक्स हो गई है कि वो काम नहीं कर सकता या फिर कर सकता है। तो क्या हुआ है, वो एक तरह की लिमिट है एक मैन पावर की, उसी तरह स्पेसिमेन की क्या है, वो लिमिट है कि नंबर ऑफ द साइकिल के बाद क्या होगा, चेंज जो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। और जो हम एंड्योरेंस लिमिट का वैल्यू लेते हैं, जो नंबर ऑफ द साइकिल लेते हैं, वो हम क्या लेते हैं, 10 की पावर 6। यानी ये कहीं 10 की पावर 6 पे एग्जिट कर रही है, वो हम क्या है, अप्रोक्सीमेट इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी एंड्योरेंस लिमिट होती है ना, वो किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करती है। साइज कैसा है कंपोनेंट का, साइज पे भी क्या है, एंड्योरेंस लिमिट हमारी अफेक्टेड करती है। उसका शेप कैसा है, इस पे भी डिपेंड करती है कि एंड्योरेंस लिमिट हमारी कैसी होगी। ठीक है, और सरफेस हमारा जो है वो फिनिश है कि नहीं है, इस पे भी क्या है, डिपेंड करती है। तो ये दोस्तों हमारा होता है एंड्योरेंस लिमिट क्या है, उसके फैक्टर क्या है जो क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, हमने नॉच बनाया हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारी एंड्योरेंस लिमिट के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पॉइंट में कि फैक्टर दैट रिड्यूस द फैटिग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जो हमारे रिड्यूस कर सकते हैं फैटिग को, स्ट्रेंथ को ऑफ ए मटेरियल। जो हमारा फैटिग हो रहा है उस कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या है, साइज ऑफ द कंपोनेंट। तो कौन कौन से फैक्टर है जो रिड्यूस करते हैं फैक्टर को, उनका साइज ऑफ द कंपोनेंट हमारा डिपेंड करता है, सही होना चाहिए। शेप भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर हमारा शेप कुछ इस तरीके से, बैट बॉल का शेप देखा होगा, बैट का इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमारा बना है इस तरीके से, तो क्या होगा, यहां से जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, एक तरीके की हमारी स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से हल्का सा क्या करते हैं, कॉर्नर देते हैं, गोला देते हैं। तो क्या है, शेप पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस फिनिश है या नहीं फिनिश है, उस पर डिपेंड करता है हमारा फटिग। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और उसका नॉच क्या है, नॉच का कहने मतलब क्या है, हमारा मटेरियल से ये हमने नॉच बना दिया है इस तरीके से। जब हमने नॉच बनाया तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर करते हैं डिजाइन अगेंस्ट द फैटिग। जो हमारे फैटिग की अगेंस्ट क्या है, हमारे बेटर होते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वेरिएशन इन अ साइज। कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो उनका साइज का वेरिएशन ध्यान देते हैं कि कंपोनेंट शुड बी द ग्रेजुअली एज ए पॉसिबल। ठीक है, अब आता है होल। हम क्या करते हैं, होल है, नॉच है, इसको अवॉइड करते हैं। क्या है, अगर हमारा होल रहेगा, सपोज ऐसे मैंने मटेरियल बना है, यहाँ होल है, अब ये क्या है, अब इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या ये होल रहेगा बीच में, तो क्या करेगा, यहाँ वीक हो जाएगा। जब वीक होगा, अभी कंटिन्यू यहाँ क्या लग जाएगा, फोर्स लग रहा है, शेयर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, फैटिग की कंडीशन आ जाएगी। अब एक समय ऐसा है कि हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फैटिग है या फिर हमारा नोच है, उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। फिलेट, क्या फिलेट का मतलब क्या है, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं ऐसे इस तरीके से, हम यहाँ क्या करते हैं, फिलेट का यूज करते हैं ना। उससे क्या है कि हमारा जो ज्वाइंट है वो क्या हो जाता है, मजबूत होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिलेट का भी यूज करते हैं अगर हमारी ऐसी कंडीशन आती है। तो कोरोजिव एटमॉस्फेयर, जो भी हमारे मटेरियल बन रहा है उसको हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्रोजन न लगे। एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस मटेरियल पे पड़ रही है, जो हमने डिजाइन किया है, वो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उससे। ठीक है, जिससे हमारा क्या है, फैटिग नहीं होगा, तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, बेटर रहेगा। आउटर सरफेस क्या करते हैं, स्मूथ रखते हैं, फिनिश रखते हैं। अब देखो स्मूथ फिनिश रखने से क्या है, अगर हमारा सरफेस फिनिश है तो यहाँ भी क्या होता है, जैसे हमारा एयर हुआ या फिर ज्यादा रिएक्ट करेगी, खुरदुरी होगी, जंग ज्यादा लगेगा, क्रोजिव ज्यादा होगा। सरफेस फिनिश है तो क्या हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा एडवांटेज हमें मिल जाती है। ठीक है, अब आता है मटेरियल का सिलेक्शन। जो मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारा मटेरियल कैसा है, वो फैटिग को कितना क्या सकता है, बियर कर सकता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं।
अब इसी में दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आता है ये सिग्मा एन कर्व, इसे हम एस एन कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एस एन कर्व क्या शो करता है इसके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे एस एन कर्व क्या होता है, लो साइकिल फटीग क्या होते हैं, और जो हमारी माइनस इक्वेशन होती है ये क्या बताती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो एस एन कर्व है इसे बनाते क्यों है। एस एन कर्व से हमारा ये पॉइंट होता है कि जो हमारा मटेरियल हमारा फेल हो रहा है उस फटीग के कारण, उसकी हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है कि हमारा मटेरियल क्या है, वो किस कंडीशन में फेल होगा और कहाँ फेल होगा, उसका ग्राफ हमारा कैसे इंडिकेट करेगा। तो हमारा जो एस एन कर्व है या फिर सिग्मा एन कर्व भी हम कह सकते हैं, एस एन कर्व भी कह सकते हैं, ये हमारा जो दोस्तों कर्व होता है वो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, दिस इज द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, और नंबर ऑफ साइकिल के बीच में हमारा बनता है। दिस इज द लॉग एन में से जो मैंने शो किया है, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइकिल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ द साइकिल है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है। इसके बीच में हमारा एस एन कर्व बनता है। इसे हम पोलर डायग्राम भी कहते हैं, पोलर डायग्राम भी करते हैं, ओके। अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, इसमें दो कंडीशन होती है। हमारा मटेरियल हमारा क्या होगा, फेरस होगा, या फिर हमारा मटेरियल कैसा होगा, नॉन फेरस होगा, ठीक है। जो दोस्तों हमारा एस एन कर्व होता है ये हमारा क्या होता है, लॉग लॉग ग्राफ पे। इसे हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉग लॉग एक हमारा ग्राफ पेपर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। किस पे, लॉग लॉग ग्राफ पेपर पे हम इसे ड्रा करते हैं, और इसे क्या करते हैं, पोलर डायग्राम भी करते हैं। अब क्या है, ये हमने क्या है, ये जो हमने पॉइंट इंडिकेट किए हैं, ये एक फ्रैक्चर पॉइंट है कि हमारी मटेरियल क्या है, फ्रैक्चर हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया पहले क्या होता है, एक 10⁶ पे, लॉग एन की टर्म में क्या है, 10⁶ पे, इतने नंबर ऑफ साइकिल पे क्या होता है, हमारा मटेरियल जब आ जाता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है जो हमारा क्या है, कांस्टेंट मूवमेंट करता है। इसके पहले भी मैंने ये चीज आपको डिस्कस किया था। तो अगर हम देखें कि हमारा मटेरियल किस कंडीशन पे सेव है, तो ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है ना, log 10 सिग्मा ई का, ये पॉइंट हमें जो मिल रहा है 10⁶ का अंदर का पॉइंट, ये हमारा क्या है, इंडोरेंस लिमिट है, ठीक है। ये हमारा क्या शो करता है, इंडोरेंस लिमिट शो कर रहा है। अब देखो ये हमारा जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील का कहने का मतलब फेरस मेटल हमारा, जैसे फेरस हमारे जो मटेरियल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब देखो जब हमारा स्ट्रेस हाई है फेरस मटेरियल में, जब हमारी हाई स्ट्रेस होती है तो फॉर लेस नंबर ऑफ साइकिल, लेस नंबर ऑफ साइकिल हो जाएगी। कहने का मतलब हमारा स्ट्रेस जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ साइकिल क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। ये किस कंडीशन में, हमारा माइल्ड स्टील की कंडीशन को हमारा शो कर रहा है। बट क्या है, 10⁶ के अराउंड ये क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट टर्म में हमारा मूव करता है, और यही हमारा जो ग्राफ बनता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, इंडोरेंस लिमिट कहलाता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, इंडोरेंस पॉइंट हम इसे कह सकते हैं। अब क्या है, अगर हम नॉन फेरस की बात करें, ये हमारा ग्राफ दिख रहा है, ये नॉन फेरस की बात है, ये हमारा नॉन फेरस का है। ये हमारा नॉन फेरस में जस्ट लाइक हमारा मटेरियल कैसा होता है, एल्युमिनियम होता है। अब देखो यहां हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है कि लेस स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस कम भी लगा रहे हैं ना, तो फॉर मोर नंबर ऑफ साइकिल, यानी स्ट्रेस हम कम लगाए ना, तो हमारा जो नंबर ऑफ साइकिल क्या है, बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से फोर्स को शो ही कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस को शो कर रहा है, जो न्यूटन प्रति mm² हमारा होता है, ये हमारी क्या नंबर ऑफ साइकिल है। तो एस एन कर्व हमारा ये शो करता है। आपको समझ में आ गया एस एन कर्व क्या हमारा होता है, और माइल्ड स्टील के लिए हमारा कर्व क्या होगा, और फेरस के लिए क्या होगा, कहने का मतलब फेरस के लिए क्या होगा, और हमारा नॉन फेरस मटेरियल के लिए क्या होगा। इसी में हमारा जो नेक्स्ट था, हमारी जो बुक दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओनली बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, उतना सफिशिएंट कि आपका रिवीजन हो सके और आपको इजीली समझ में आए कि आपको पेपर में क्या लिखना है। वैसे दोस्तों बताने के लिए तो उसमें बहुत कुछ है, ठीक है। हमारा आता है लो साइकिल फिटिंग। लो साइकिल फिटिंग पहले हम बात करते हैं, लो साइकिल फिटिंग भी हमारा होता है, एक हमारा होता है हाई से, ठीक है, हाई साइकिल फिटिंग होता है, ठीक है। हमारा क्या दिया हुआ है, लो साइकिल दिया हुआ है, फिटिंग दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। जो हमारा लो साइकिल फिटिंग होता है, पहले होता क्या है, जो हमारा अगर हमारा स्ट्रेस का साइकिल का वैल्यू लेस देन 1000 है ना, तो स्ट्रेस साइकिल आर लेस देन 1000, दिस इज कॉल्ड लो साइकिल फिटिंग। देखो अब आते हैं डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि डायग्राम बना हुआ है, देखो ये क्या है, सेम हमारा ये क्या है, स्ट्रेस को शो कर रहा है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ द साइकिल है। अब क्या है,
पहले हमारा ग्राफ क्या है, लो साइकिल पे कब चल रहा है, ये हमारा क्या है, लो साइकिल फटीग है। यहाँ पे हमारा क्या है, लो साइकिल फटीग है यहाँ पे। फिर ये जो हमारा ग्राफ इंडिकेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, हाई साइकिल फटीग है। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है। और जो हमारा ये सेफ रीजन बनता है ना, जहां से लाइन कांस्टेंट हो जाती है, ये लाइन, वो हमारा कहलाता है इंडोरेंस लिमिट। दिस इज वैल्यू हमारी क्या हो गया, 10⁶ होती है नियर अबाउट। तो देखो हमारा क्या, अगर इस हमारे स्ट्रेस साइकिल का वैल्यू लेस देन 1000 है, तो हमारा साइकिल जो होगा वो कैसा होगा, लो साइकिल फटीग होगा। जैसे कि हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारी वैल्यू क्या है, 10⁻³ है, यानी 1000 के नियर अबाउट है। तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ना, इंडिकेटर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है साइकिल के साथ में, वो हमारा क्या है, लो साइकिल फटीग है। जैसे कि हम बात करें, जो हमारे ट्रक्स होते हैं, व्हील होते हैं उनके, या हमारे बोल्ट हैं, वो हम क्या है, लो साइकिल फटीग का यूज करते हैं वहां। ठीक है, अब हमारा जो हाई साइकिल फटीग है, ये हमारा जो ग्राफ क्या हुआ, धीरे धीरे डाउन की तरफ दिख रहा है। फिर क्या है कि वैल्यू हमारी आती है 10⁻⁶ के नियर अबाउट, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हाई साइकिल फटीग की। अगर हमारा स्ट्रेस साइकिल आर मोर देन 1000, अगर वैल्यू क्या है 1000 के ऊपर है, तो हमारा जो साइकिल होगा ये 1000 है, इसके ऊपर का हमारा नंबर ऑफ साइकिल शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाई साइकिल फटीग कहलाता है। ये हमारा क्या है, हाई साइकिल फटीग होते हैं। जैसे कि हमारे स्प्रिंग हो गया, बाल बीरिंग हो गए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, हाई साइकिल फटीग के होते हैं। अब देखो ये दोस्तों, जो हमारा ये क्रॉस मैंने शो किया है, ये हमारे क्या है, फेलियर पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, फेलियर पॉइंट है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कि हमारा लो साइकिल फटीग भी क्या होता है और हाई साइकिल फटीग क्या होता है। अब हम बात करते हैं माइनर्स इक्वेशन के बारे में। पहले दोस्तों हम जान लेते हैं जो हमारी माइनर्स इक्वेशन होती है, हम यूज कहां करते हैं। अगर हमारा फटीग कम्युलेटिव फटीग हमारा दिया हुआ है, अगर हमारा सिंगल फटीग है तो उसके लिए तो हम अलग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर हमारा कम्युलेटिव फटीग है तो वहां हम क्या करते हैं, माइनर्स इक्वेशन का यूज करते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मैंने मान लिया जो हमारा N1 है वो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल है बिफोर फटीग फेलियर। जो हमारा स्ट्रेस कितना हो रहा है, जो हमारा रिवर्स स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, वो मैंने मान लिया σ1 है। इसी तरह मैंने N2 के लिए मान लिया σ2, और N2 N3 Ni मैंने कंसिडर किया। नंबर ऑफ द स्ट्रेस हमारा साइकिल को है σi है। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया इस कंडीशन के लिए। अगर मैंने मान लिया जो प्रोपोर्शनलिटी डैमेज या फेलियर लाइफ ड्यू टू द स्ट्रेस σ1 फ्रॉम एन साइकिल, अगर जो स्ट्रेस की वजह से, पहले स्ट्रेस की वजह से, यानी कहने का मतलब अगर हमारी एन नंबर ऑफ साइकिल है तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, N1 अपन N1 नंबर ऑफ द स्ट्रेस साइकिल, दिस इज नंबर ऑफ साइकिल जो हमारी लॉग के टर्म में है। इसी तरह σ2 के लिए, इसी तरह σ3 के लिए। अगर इसको सबको हम कंबाइन करते हैं तो हमारा वो जो पूरा एडिशन होता है वो इक्वल टू 1 होता है। दिस इज कॉल्ड द माइनर्स इक्वेशन। आपको समझ में आ गया हो कि माइनर्स इक्वेशन हमारी क्या होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं माइनर्स इक्वेशन। ओके, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है। देखो दोस्तों, स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिफाइन करने से पहले देखो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा बैट को, अगर हम बैट को इस तरीके से बनाते हैं, देखा होगा जनरली हमारा बैट क्या होता है, यहीं से टूटता है, यहीं से टूटता है ना हमेशा। इसलिए इंजीनियर क्या करते हैं, उसको इंजीनियर कह सकते हैं, उसको करते हैं हल्का सा राउंड अप करते हैं। राउंड अप करने का रीजन क्या होता है, देखो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से। कहने का मतलब, अब यहां देखेंगे हम स्ट्रेस हमारा जनरेट हो रहा है, देखो नंबर ऑफ द स्ट्रेस क्या हो रहा है, इससे नेक पे प्रोड्यूस होंगे। जब नंबर ऑफ द स्ट्रेस यहां लगेगा तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट भी कहां से होगा, इसी नेक से होगा, हैंडल के नेक से होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कर्व देते हैं। वही हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन बताता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज ए लोकलाइजेशन, ठीक है, ऑफ ए हाई स्ट्रेस ड्यू टू द इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन ए कंपोनेंट एंड अब्रप्ट चेंज ड्यू टू क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब, अब ये मैंने सिंपल डायग्राम लिया हुआ है। अब देखो यहां देखो, अगर हम देखते हैं तो यहां इस पॉइंट पे क्या है, नंबर ऑफ द स्ट्रेस हमारे जनरेट हो रहे हैं। इस लोकल पॉइंट पे हाई स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ड्यू टू इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन ए कंपोनेंट, क्योंकि यहां क्या इरेगुलरिटी है। हमारे अगर ऐसा मटेरियल है तो बी बेटर है हमारा मटेरियल है, बट क्या है यहाँ इरेगुलरिटी जनरेट हो रही है।
वही हमारा क्या रहता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या है, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकली हमारा रिलेशन दिया गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस, कि हमारे इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा और नॉमिनल स्ट्रेस कितना होगा, इज कंसीडर टू द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, किस लोकलाइज पे हमारा जो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू है, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा कितना होगा, वो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, जो फैक्टर हमारा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा कैसा बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा इजिली कि हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। जो हमारा लास्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमारा आता है, वो हमारा आता है कि गुडमैन, सोडरबर्ग एंड बर्ग डायग्राम। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। वैसे दोस्तों मैं एक डायग्राम के द्वारा तीनों चीजें समझा सकता हूं, बट आपका जो पॉइंट है उसमें क्या है, अलग अलग कुछ दिया हुआ है, तो बात करते हैं हम अलग अलग की। ठीक है, पहले हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है गुडमैन डायग्राम, कि गुडमैन डायग्राम हमारा क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा गुडमैन डायग्राम होता है वो हमारा इंडोरेंस लिमिट और अल्टीमेट स्ट्रेस के बीच में बना होता है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा शो कर रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, और ये हमारा शो कर रहा है इंडोरेंस लिमिट को। इसके बीच में हमारा जो डायग्राम बन रहा है वह क्या है, गुडमैन डायग्राम है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या शो कर रहा है, गुडमैन डायग्राम। ठीक है, ये हमारी जो लाइन है ए और बी, दिस इज कॉल्ड गुडमैन लाइन। ओके, अब क्या है, अगर हम इसके नीचे की बात करें, इस पॉइंट को जैसे कि मैंने कंसीडर किया है पॉइंट सी और डी किया हुआ है, ये हमारा शो कर रहा है सेफ लाइन को। क्या शो कर रहा है, सेफ लाइन को। कहने का मतलब सेफ स्ट्रेस लाइन को भी कह सकते हैं हम, सेफ स्ट्रेस लाइन को। अगर हम मटेरियल बनाते हैं, क्या है, अगर हम उसकी वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ के नीचे पीछे रखें और इंडोरेंस लिमिट के भी पीछे रखें, तो हमारा क्या है, जो हमारा मटेरियल बनेगा वो क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, यही हमारा गुडमैन लाइन बताता है, और ये इंडिकेट करता है कि उस जो मटेरियल है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, उस और इंडोरेंस लिमिट कितनी है। ओके, अब देखो, अब ये डायग्राम ड्रा कैसा होता है, जैसे कि आपको पता है हमारा मटेरियल क्या फ्लक्चुएट करता है इस तरीके से। जब फ्लक्चुएट करेगा तो एक पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एक पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और एक पॉइंट हमारा क्या होगा, वेरिएबल स्ट्रेस का भी होगा। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्ट्रेस। वेरिएबल स्ट्रेस कहने का मतलब इस तरीके से, ये क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, वेरिएबल स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा डायग्राम क्या है, जो हमारा बना हुआ है, इसके बीच हमारी लाइन जो बनेगी वो कब कहलाएगी, हमारी गुडमैन लाइन। जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो हमारा क्या, वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस के बीच में शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मीन स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्ट्रेस। अब देखो, एक हमारा क्या मैक्सिमम पॉइंट है, एक हमारा क्या मिनिमम पॉइंट है। जो हमारी बीच में लाइन जा रही है ना, ये हमारा क्या मीन स्ट्रेस है, और वेरिएबल स्ट्रेस क्या है, जिस इसका वेरिएबल स्ट्रेस हम कह सकते हैं, जो हमारा क्या है, कांस्टेंट लाइन को एक तरीके से हमारा शो करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम इस तरीके से कुछ बना हुआ है। अब देखो, अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन के बारे में कि हमारी इक्वेशन क्या शो कर रही है, और एक पॉइंट हमारा है, अगर वेन स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, अगर हमारा सिग्मा वी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू को हम क्या करें, 0 का रखते हैं, मान लिया मैंने, क्या है, ध्यान से सुनना, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हमारा 0 है, तो कहने का मतलब देयर इज नो फ्लक्चुएशन, यानी कहने का कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा। जब कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो हमारी लोड की कंडीशन कैसी होगी, बिल्कुल स्टैटिक होगी, स्टैटिक होगी ना। कहने का मतलब जो हमारा सिग्मा यू टी आर वाई टी, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फेलियर। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम मान लें इसी तरीके से मीन स्ट्रेस की वैल्यू को मैंने 0 मान लिया एक तरीके से, अगर हम इसको 0 इंडिकेट करते हैं, मीन स्ट्रेस हमारा क्या 0 है, तो जो स्ट्रेस इज कंप्लीटली रिवर्सिंग, यानी कहते हैं वो फ्लक्चुएट कर रहा है, और हमारा जो कार्टेशियन फेलियर होगा एंडोरेंस लिमिट का, वो कितना शो कर रहा है, सिग्मा ई। दिस इज द सिग्मा ई। ओके, ये हमारा जो वैल्यू शो कर रहा है सिग्मा ई के लिए, ये हमारा जो वैल्यू शो कर रहा है एक पॉइंट के लिए, यहां के लिए बात किया, फिर मैंने यहां के लिए बात किया, विच इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस,
और हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पॉइंट क्या है। तो ये हमारा क्या एक तरीके से, और अगर हम इस पॉइंट को, इंडोरेंस लिमिट पॉइंट को और अल्टीमेट हमारा जो बन रहा है अल्टीमेट डिस्टेंस को मिला देते हैं ए बी, ये हमारी कहलाती है गुडमैन लाइन। ठीक है, अगर आपको पता है अगर हमारी कोई भी क्या इक्वेशन है इस तरीके से हमारी जा रही है तो हमारा क्या होता है, एक डिस्टेंस हमारी ये हो गई, एक डिस्टेंस को ये मैंने क्या किया, तो हम क्या करते हैं एक्स अपान ए वाई अपान बी इक्वल टू 1, यही कंसिडर करते हैं। उसी तरह मैंने क्या किया, यहां भी मान लिया कि सिग्मा एम और वाई टी प्लस सिग्मा वी और वेरिएबल स्ट्रेंथ और ये मीन स्ट्रेस इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन हो जाएगी जो हमारी कहलाएगी गुडमैन इक्वेशन। ओके, क्या कहलाएगी, गुडमैन इक्वेशन कहलाएगी। अगर इसको हम एफओएस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में डिनोट करें तो हम क्या सकते हैं, इसको इसके टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए अलग अलग भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। ये हमारा न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हम वैल्यू को क्या पुट करेंगे। सपोज दैट अभी मैंने मान लिया जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अल्टीमेट के लिए और एंडोरेंस के लिए क्या सेम है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा एम यू टी और हमारा 1 अपान क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, गुडमैन डायग्राम होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब भी मैं कंबाइन करके बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारे एक्चुअल में शो करता है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड है, अब एक चीज और, जो हमारा गुडमैन डायग्राम है ना, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। ओके, ये आप पॉइंट याद रखें, किसके लिए होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड है वो हमारा होता है सोडरबर्ग। सोडरबर्ग डायग्राम क्या शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम सोडरबर्ग डायग्राम की बात करें तो ये क्या शो करता है, देख डायग्राम कैसा है, इस तरीके से कुछ सेम बन रहा है हमारा। बस क्या है, अंतर क्या होता है इसमें, जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस है, मीन स्ट्रेस है, वही हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें भी क्या है, हमारा डायग्राम बने कुछ इस तरीके से, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज द बी। अभी हमने क्या लिया था, सिग्मा यू टी लिया था, बट हम जो अल्टीमेट स्ट्रेस है इसको नहीं लेंगे, अब हम लेंगे सिग्मा वाई टी को। ओके, अब वाई टी का मतलब पता है क्या लेने का, जो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, जो हमारा सोडरबर्ग हमारी इक्वेशन डायग्राम बनता है वो क्या है ना, और इसके अंदर बनता है। अगर हम जब तीनों डायग्राम भी कंसिडर करेंगे तो ये कुछ पॉइंट हमारा ना इस तरीके से आता है। यहाँ हमारा वाई टी आता है जो सोडरबर्ग का इक्वेशन का लाइन का है, और ये वाला हमारा जो पॉइंट इस तरीके से इंडिकेट करता है ये हमारा यूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको वाई टी से इंडिकेट किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सिग्मा ई एंडोरेंस लिमिट हमारी होगी। तो ये जो हमारी लाइन ए और बी शो कर रही है ना, सेम ए और बी शो कर रही है, यही हमारी कहलाएगी सोडरबर्ग इक्वेशन या फिर सोडरबर्ग लाइन। ठीक है, अगर हम इसके अंदर और आते हैं, मैंने मान लिया मैंने सी और एक डी इंडिकेट किया, तो ये हमारा क्या होता है, एक तरीके हमारा सेफ लाइन होता है जिसे हम कहते हैं सेफ स्ट्रेस लाइन। ये हमारा क्या होता है, सेफ स्ट्रेस लाइन होता है। क्या है, सेफ स्ट्रेस लाइन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सिग्मा भी, ये क्या वेरिएबल स्ट्रेस है, और हमारा ये क्या है, मीन स्ट्रेस है। क्या है, मीन स्ट्रेस है, सिग्मा मीन स्ट्रेस है। ठीक है, अगर हम यहाँ कोई पॉइंट को इंडिकेट करें इस तरीके से, हम ग्राफ को देखें तो ये हमारा क्या है, एम है, अल्टीमेट शो सॉरी मीन स्ट्रेस शो कर रहा है, और सिग्मा ये वेरिएबल स्ट्रेस को शो कर रहा है। अब हम इसकी क्या करें, वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हम वैल्यू इसको निकालेंगे किसके टर्म में, एफओएस के टर्म में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में, हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिग्मा एम सेम। अब यहाँ क्या है, हमने वाई टी लेना है, वाई टी सिग्मा वी एंड सिग्मा ई इक्वल टू 1। अब हम क्या है, अगर हम एफओएस के टर्म में ले रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या है, ये जो वैल्यू है ना, दोनों कोई अलग अलग भी हो सकती है, सेम हो सकती है। अगर हम सेम कंसीडर करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिग्मा एम, ये हमारा क्या वाई टी है, और ये सिग्मा वी एंड सिग्मा ई इक्वल टू 1 अपान एफ ओ यस। ये हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा जस्ट लाइक बन जाएगा सोडरबर्ग का इक्वेशन। ये हम जो यूज करते हैं
जो हमारा ग्राफ बनता है वो डक्टिलिटी के लिए बनता है, यानी हमारा जो भी डक्टाइल मटेरियल होगा उसके लिए हम यूज करते हैं। लास्ट हमारा जो दोस्तों है वह, अब मैं तीनों को इसमें कंबाइन करके आपको बताऊंगा कि हमारा जो लास्ट है जिसे हम कहते हैं गर्बर, कि गर्बर हमारा इक्वेशन क्या होता है, इसका जो हमारा डायग्राम बनता है वो हमारा पैराबोला बनता है। इसे हम डायरेक्टली इसलिए लिख दिया गर्बर पैराबोला। अब देखो अगर इस डायग्राम को मैं बनाऊं, देखो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। अगर नियर अबाउट क्या है, इसके क्या होगा, जितने भी फेलियर पॉइंट है वो हमारे शो करेंगे। तो जो हमारा फेलियर पॉइंट शो कर रहे हैं, तो जो ग्राफ बनता है ना कुछ इस तरीके से पैराबोला बनता है, यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती है, कुछ इस तरीके से हमारे फेलियर क्या है, इसके नियर अबाउट क्या है इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और हमारा ये क्या है, सिग्मा भी है, और हमारा क्या है, सिग्मा एम है। ये लाइन हमारी क्या शो कर रही है, मीन स्ट्रेस को, मीन स्ट्रेस को, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, मीन स्ट्रेस शो कर रही है। और हमारा ये जो शो कर रहा है वो क्या बता रहा है, वेरिएबल स्ट्रेस को बता रहा है, ठीक है। जो हम कर्व ड्रान कर रहे हैं वो क्या है, लिमिट हमारी सिग्मा ई होगी, अल्टीमेट होगा, ठीक है, उसके प्रोपोर्शन हमारा बनेगा। तो अगर मैंने मान लिया इस डायग्राम को, ये मैंने मान लिया सिग्मा ई हमारा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, एंडोरेंस लिमिट को शो कर रहा है। अब अल्टीमेट के लिए बात करें, अगर हमारा इसका डायग्राम जो बनता है इस तरीके से, ये अब देखो ये जो नियर हमारा शो कर रहा है ना, ये हमारा जो ग्राफ है ये तो हमारा क्या फेलियर पॉइंट है, ये हमारा क्या फेलियर पॉइंट है, जो हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता कि हमारा जो फेलियर है उसके अबाउट हम ग्राफ बनते, तो नियर अबाउट हमारा डायग्राम इसमें मिलता है, ठीक है। अब ये हमारा जो लाइन शो कर रही है, ये जो पैराबोला वाली, ये हमारा शो कर रही है गर्बर पैराबोला, ठीक है, लाइन। और ये जो हमारी शो कर रही है ना, ये हमारी है गुडमैन। अल्टीमेट के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है म्यू टी। अब मैंने बताया था अभी आपको कि जो इसके नीचे है, जस्ट लाइक ये हमारा क्या था, सिग्मा वाई टी था। ये हमारी जो लाइन है ना, ये शो कर रही है शोडरबर्ग लाइन। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी किस लाइन, कौन सी लाइन कहां शो करेगी। अब देखो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, अब देखो एक चीज और आपको याद रखनी है, जो हमारी गर्बर इक्वेशन होती है वो हमारे डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी इक्वेशन की बात करें कि हमारा जो गर्बर पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो सिग्मा वी इक्वल टू दैट, आपको फॉर्मूला याद रखना है 1/FOS, एफओएस के टर्म में, माइनस सिग्मा एम एंड सिग्मा यूटी का होल स्क्वायर एंड एफओएस। अब ये दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि सिग्मा ई क्या है, ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूं। और अगर थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से करना है तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एफओएस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा एम और सिग्मा यूटी अल्टीमेट का स्क्वायर एफओएस प्लस सिग्मा वी एंड सिग्मा ई। ये हमारा इजी फॉर्मूला बन जाएगा गर्बर पैराबोला के लिए। तो दोस्तों जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा डायग्राम क्या शो कर रहा है और इसकी फॉर्मूला क्या है, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इसका क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि हमारा जो गर्बर पैराबोला वो किस मटेरियल के लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों जो कंप्लीट हमारा थ्योरी का पोर्शन था इंट्रोडक्शन चैप्टर का 1 का, वो मैंने पूरा खत्म कर दिया है। जो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो भी मैं दोस्तों डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैंने थ्योरी को क्या किया है, डिस्कस कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।